नमस्कार बच्चों, अभी तक आपने पाठ 7 तक पढ़ा। आज कक्षा 8 पाठ 8। पाठ का शीर्षक है 13 तारीख और शुक्रवार का दिन। शीर्षक है 13 तारीख और शुक्रवार का दिन। इसके लेखक हैं वृंदावन लाल वर्मा। पहले कवि परिचय या लेखक परिचय। मूर्धन उपन्यासकार वृंदावन लाल वर्मा का जन्म 9 फरवरी 1889 को मऊरानीपुर यानी झांसी में एक कुलीन कायस्थ परिवार में हुआ। देखिए, मऊरानीपुर झांसी के पास है जो, वहाँ पर इनका जन्म 9 फरवरी 1889 को हुआ। इतिहास के प्रति वर्मा जी की रुचि बचपन से ही थी, अतः इन्होंने कानून की उच्च शिक्षा के साथ साथ इतिहास, राजनीति, दर्शन, मनोविज्ञान, संगीत, मूर्तिकला तथा वास्तुकला का गहन अध्ययन किया। ऐतिहासिक उपन्यासों के कारण वर्मा जी को सर्वाधिक ख्याति प्राप्त हुई। वृंदावन लाल वर्मा जी को इनकी साहित्य सेवा के लिए भारत सरकार ने भूषण की उपाधि से दी। कौन सी उपाधि मिली? पद्म भूषण की उपाधि से भूषित किया। और आगरा विश्वविद्यालय ने डीलिट की मानद उपाधि प्राप्त की। इन्हें सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया तथा झांसी की रानी उपन्यास पर भारत सरकार ने पुरस्कृत किया। इसके अतिरिक्त इनको विभिन्न कृतियों के लिए विभिन्न संस्थानों ने भी सम्मानित व पुरस्कृत किया। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं झांसी की रानी और मृगनयनी। ये जो इनके रचनाएं हैं। अब देखिए पाठ के बारे में। तो जिस प्रकार खेत में बोए बिना बीज निष्फल रहता है, अर्थात बीज को आप ऊपर रखें खेत में ना बोए तो उसमें कोई पौधा नहीं उगेगा। उस प्रकार पुरुषार्थ के बिना भाग्य भी सिद्ध नहीं होता। खेत पुरुषार्थ है और भाग्य भी है। यानी भाग्य क्या है? जिसे आप बोते हैं, पुरुषार्थ वो है जो आप परिश्रम करते हैं। जिस प्रकार खेत और बीज के संयोग से ही अनाज पैदा होता है, उसी प्रकार पुरुषार्थ और भाग्य के संयोग से जीवन सफल होता है। अर्थात उसने उदाहरण दिया, जिस प्रकार खेत और बीज के संयोग से, खेत आपने पुरुषार्थ किया, उसको जोता बखरा एक सा किया, फिर उसमें बीज बोए तो आपको फल मिलेगा। इसी प्रकार जब मनुष्य पुरुषार्थ करता है तब भाग्य उसका साथ देता है और उसके संयोग से ही जीवन हमारा सफल होता है। अर्थात जीवन की सफलता का रहस्य पुरुषार्थ। परमात्मा का रचे हुआ कोई भी दिन पराक्रमी के लिए मनोहर नहीं होता। कोई भी दिन तारीख, कर्मठ व जीविका से संपन्न व्यक्ति के लिए बुरी नहीं होती। आज तो लोग सोचते हैं, उनने कहा मंगलवार है दाढ़ी नहीं बनाऊंगा, उनने कहा बिल्ली रास्ता काट गई, अशुभ मानती है। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, ये लेखक ने समझाया है। देखिए, दिसंबर का महीना था पर इंग्लैंड के उस भाग की सर्दी जहाँ ब्राउन रहता था, वह रहता था समुद्र के किनारे। जिस हिस्से में जहाँ कोहरा और हिमपात ना चैन लेता था और ना चैन ले दे, ऐसे स्थान पर वो रहता था। कौन? ब्राउन अपनी बूढ़ी माँ, पत्नी और 2 बच्चों के साथ एक कमरे की दीवार की तरह से लगी हुई थी। सिगड़ी में कोयला झोंक कर आग ताप रहा था। सांझ अर्थात वैसे वहाँ सर्दी पड़ रही थी, तो वो अपने कमरे में बैठे कोयले की सिगड़ी उन्हें सुलगा दी, उसमें कोयला झोंक कर ताप रहे। ब्राउन अंग्रेजी जहाजी सेना में एक पनडुब्बी सबमरीन का नायक रह चुका था। यानी पनडुब्बी में जो कप्तान होता है, तो पनडुब्बी को हम सबमरीन कहते हैं, उसका वह कप्तान भी रह चुका था। नौकरी की चिंताओं से मुक्त होकर अब वह पेंशन पा रहा था। अर्थात अब उसका कार्यकाल समाप्त हो चुका था और वह सरकार से पेंशन पा रहा था। ढलती आयु का था परंतु था, यानी उम्र उसकी हो चुकी थी, लेकिन फिर भी मेहनत करने के कारण पूर्णतः स्वस्थ था।
वह उस समय अपने और साथियों के कुछ समुद्री अनुभव रोचक ढंग से सुना रहा था। वहाँ जब वे शिविर पर ताप रहे थे तो अपने बच्चों को और पत्नी को, जिस समय वो नाम था उनकी, यानी जब वो सबमरीन का नायक था, उस समय कुछ कहानियाँ सुना रहा था। बच्चे तल्लीन थे, अर्थात उसकी बातों में इतना मस्त थे कि हाँ, कहानी सुनने में बड़े मस्त थे। उसकी माँ झपकी ले रही थी। पत्नी की भी ठंड छूट चुकी थी और गृहस्थी की किसी समस्या में उलझी थी। अर्थात उसकी माँ जो वृद्ध थी, ये भी बूढ़ा हो रहा था और माँ तो ज़्यादा ही वृद्ध हो गई। उन्हें तो झपकी आ रही थी, वो तो आँख बंद करके सोने लगी। और पत्नी को भी घर के कुछ याद आ गए काम, तो वो उनमें उलझ गई। उनमें उलझ कर वो अपना काम कर रही। तो बाहर से किसी ने दरवाजा खटखटाया। अचानक जब ताप रहे थे, अचानक किसी ने दरवाजा खटखटाया तो ब्राह्मण की पत्नी बाहर गई और एक तार लेकर आ गई। तार जानते हो आप? तार करते थे जैसे अपन ये आजकल टेलीफोन और टेलीग्राम करते हैं, उसी प्रकार तार होता था जो एक पत्र में लिखा हुआ आता था और आपको दिया जाता था। तार उस समय अर्जेंट माना जाता था कि बिल्कुल तुरंत इसका जवाब देना है। ब्राउन ने जल्दी से तार खोलकर पढ़ा और स्तब्ध रह गया। अर्थात उस पत्र में कुछ ऐसा लिखा था तार में कि उसे पढ़कर वो अचानक चौंक गया। बुढ़िया भी जा गई। जब दरवाजा खटखटाया गया, कोई आया और जब चार बातें करने लगी तो जो बुढ़िया सो रही थी, उनकी माँ, वो अचानक जाग गई। किसका तार है, क्या है इसमें? बुढ़िया ने पूछा। जैसी वो जागी उसने सुना कि तार आया है। उसने पूछा किसका तार है और इसमें क्या है? पत्नी की उत्सुक दृष्टि में भी प्रश्न था। पत्नी भी देख रही थी कि कुछ हो तो ये हमें बताएं। उत्सुकता थी, कोई अच्छा समाचार होगा। बच्चे हैरान थे, बच्चे भी परेशान थे। कहानी में हमारा दिन आ गया है, कौन सा सार आ गया, उसमें क्या लिखा हुआ है। ब्राउन ने तार पढ़कर सुनाया, तुम तुरंत मुझसे मिलने आओ, विस्टन चर्चिल। अर्थात उसके लिए था कि आप शीघ्र ही हमसे मिलिए। और ये कप्तान का तार था। सन 1918 की बात है। उस समय चर्चिल अंग्रेजी जहाजी दल का प्रधान आमात्य था, यानी फर्स्ट लॉर्ड ऑफ एडमिरल्टी। तो ये प्रधान कप्तान था उस लेडी का जिसका ये कप्तान रह चुके थे, नायक रहे थे। अचानक उस कप्तान ने उसे फोन किया। जर्मनी में घोर युद्ध हो रहा था। तुर्की भी जर्मनी के साथ युद्ध में शामिल था। अमेरिका अंग्रेजों के साथ था। परंतु भूमध्य सागर में जर्मनी की पनडुब्बियां और तुर्की के ड्रेडनॉट, भारी भरकम फौजी जहाजों ने जो उपद्रव रचा था, उसके कारण स्वेज नहर का मार्ग बंद हो गया था। अर्थात वहाँ हड़ताल चल रही थी और उन्होंने स्वेज नहर का मार्ग अवरुद्ध कर दिया था। ना अमेरिका का कुछ कर पा रहा था और ना इंग्लैंड। तो युद्ध ने भयानक रूप धारण कर रखा था। ब्राउन समाचार पत्र में पढ़ता रहता था। चर्चिल ने क्यों बुलाया है उसे आश्चर्य था। बोले, जब मैं रिटायर हो चुका हूँ फिर मुझे क्यों आया? तो ये आश्चर्य की बात थी उसके लिए। पत्नी ने कहा, अपने ही देश में कोई काम देना चाहते होंगे चर्चिल। तो पत्नी ने अंदाजा लगाया। बोले, क्यों? बोले, अपने ही देश में कोई काम देना चाहते होंगे, तो काम के लिए आपको बुलाया है। शायद जहाज या नावें बनवाने का कार्य या उनकी देखभाल करने के लिए तुम्हें बुलाया। माँ बोली, पेंशन दे दी है, ब्राउन को विश्राम लेने दो। माँ बोली, ने कहीं नहीं जाना, पेंशन में ली रही है, अब विश्राम का तुम्हारा दिन है, इसलिए तुम कहीं मत जाओ। देखूं चर्चिल ने क्यों बुलाया है। ना मालूम क्या बात है, जाने पर ही पता लगेगा, धीमे स्वर में ब्राउन का। जब उसने अपनी पत्नी और माँ की इस प्रकार की बात सुनी तो उसने कहा, हो सकता है किसी काम के लिए बुलाया हो, ये तो हमें वहाँ जाने पर ही पता पड़ेगा। अर्थात हमें वहाँ जाना पड़ेगा। हमें कहानी सुनाओ। कहानी अभी अधूरी है। एक बच्चे ने आग्रह किया।
क्योंकि बच्चों को कहानियाँ पसंद होती हैं। वो कहानियाँ कह रहा था और बच्चे ध्यान सुन रहे थे। तो बच्चे बोले नहीं, वो कहानी पहले पूरी कर दो, उसके बाद अब कहीं चले जाना। तो एक बच्चे ने आग्रह किया, ब्राउन कहानी कहने लगा। दूसरे दिन की पहली गाड़ी से ब्राउन लंदन के लिए रवाना था। उसने बच्चे की जिद पूरी कर दी, उसने उसे कहानी पूरी सुनाई और एक दिन ब्राउन लंदन के लिए रवाना हो गया। जैसे ही वह चर्चिल के कार्यालय में पहुंचा, चर्चिल ने तुरंत, जैसे वो कार्यालय के समीप को चर्चिल ने फौरन से अंदर बुलाया। इधर ब्राउन ने फौजी सलाम किया, उधर जलसेना के प्रधान की चिंता मंद मुख रेखा में मुस्कान उतर, अर्थात जैसे ने सलूट किया, उसने देखा गया है तो चेहरे पर उनकी मुस्कान आ गई। चर्चिल ने कहा, तुर्की का ड्रेडनॉट जहाज भूमध्य सागर में खड़ा उत्पात मचा रहा है, तुम उस उत्पात को मिटा सकते हो। इसी विश्वास पर मातृभूमि ने तुम्हें स्मरण किया है, तैयार हो। बोले, मध्य सागर में एक जहाज है जो उत्पात मचा रहा है, तो तुम काफी कुशल नायक रहे हो, उस उत्पात को समाप्त कर दो। जाओ, जल्दी से तैयार हो जाओ, तुम्हें जाने के लिए तैयार होना है। जो आज्ञा ब्राउन की मुख से निकला, अर्थात वो कुछ भी नहीं कर सका कि मैं नहीं जाऊँगा, कुछ भी नहीं। उसने फौरन उत्तर दिया, जो आज्ञा ब्राउन की मुख से निकला। मैं जानता था पेंशन ले लेने पर भी तुम मातृभूमि की सेवा से मुँह न मोड़ोगे। मुझे भरोसा था, एक सबमरीन दिखलाता हूँ, उसी को लेकर तुम अपने साथियों सहित यात्रा करनी पड़ेगी। तुम्हें इन साथियों की नाव का अधिकार है। इनमें से अधिकतर पेंशन प्राप्त नाविक हैं, अर्थात ये नाविक तो खड़े हैं, ये सभी पेंशन प्राप्त हैं। इनमें आप जिसको चाहें उसे चुन कर ले जा सकते हैं। ब्राउन ने हामी भरी। चर्चिल उसे सबमरीन दिखाने के लिए ले गया, जिसके द्वारा तुर्की के उस ड्रेडनॉट को ध्वंस कर दिया, जो भूमध्य सागर में उपद्रव की बवंडर उठा रहा था। सबमरीन जहाजी कारखाने के बाड़े में तरफ समुद्री किनारे पड़ी थी। यह सबमरीन जहाजी बेड़े से निकाली जा चुकी थी, इसको नीलाम किया जाना था। इसका लोहा लंदन काठ कबाड़ और 6-6 इंच ऊपर निकलती हुई ढिबरी कबाड़ी के काम की तो हो सकते थे, परंतु समुद्र में डूबकर मीलों रास्ता टटोलते हुए तुर्की की ड्रेडनॉट के पास पहुंचकर उसका विध्वंस करना तो इसके जनपत्र में लिखा मालूम नहीं होता था। अर्थात वो सबमरीन इतनी सी जगह जैसे उखड़ गई थी, कीलें उखड़ गई थी, बोल्ट उसके निकल रहे थे, तो कहे ऐसी पनडुब्बी वहाँ तक नहीं पहुँच सकती। तो नीलाम के लिए पड़ी हुई नाम मात्र की इस सबमरीन को देखकर ब्राउन के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ रही थी। बोले, सबमरीन है भी तो क्या, इसका ये भी ठिकाना नहीं समुद्र में जाने कहाँ डूब जाए। केवल यही एक सबमरीन हमारे पास है, चर्चिल ने। बोले, यही सबमरीन है, इसमें कीड़े नहीं, अब आप इसे लेकर जा सकते हैं। यह तो बिल्कुल खस्ता है, ब्राउन ने निराशा से कहा। ब्राउन के मुंह से यह बात मातृभूमि क्या कहेगी? अपनी सशक्त संतान के पुरुषार्थ और कौशल को वो मातृभूमि अपनी सहायता के लिए मुखाता किया। ब्राउन को फरोरू पर फरोरू आई, यानी कांप उठा। धीमे पैर से जड़कर वो बोला, मातृभूमि की आज्ञा का पालन करूंगा। इसी नौका से तुर्की ड्रेडनॉट का विध्वंस किया जाएगा। चर्चिल हर्षमत में हो गया, अर्थात उसके मुँह मांगी मुराद पूरी हो गई कि इस नौका से ये इतने बड़े जहाज को नष्ट करेगा। बोला, इस नौका की जितनी और जैसी मरम्मत हो सकती है तुरंत करवाता हूँ। ब्राउन घर चला आया। बच्चों ने कहा, दादा कहानी सुनाओ ना। हाँ हाँ जरूर। और ब्राउन बच्चों को मन बहलाने लगा। कुछ ही दिन पूर्व चर्चिल का तार आया, 13 दिसंबर शुक्रवार के दिन तुम्हें कूच करना है। देखिए शीर्षक है 13 तारीख और शुक्रवार का दिन तुम्हें कूच करना है। साथियों का चुनाव इसके पहले कर लो। माँ और पत्नी घबरा गई। यह तो बहुत मनहूस दिन है, अर्थात से दिन को बोले शुभ नहीं मानती। 13 तारीख और शुक्रवार का दिन पूरा अटगुण है, कोई और तारीख रखवा लो। बच्चे कह रहे थे, दादा तुम जा रहे हो, हमें कहानी कौन सुनाएगा? ब्राउन जानता था कि लौटना शायद असंभव। जल समाधि ही भाग में बधा है, बड़ी मुश्किल से अपने संयत को कितना ही कह पाया। मातृभूमि की आज्ञा है, परमात्मा का स्मरण करो। मनहूस तारीख और दिन
कुछ नहीं कर सकते और उन्हें रोता हुआ छोड़कर वह जल्दी से चला गया। 13 तारीख और शुक्रवार के दिन ब्राउन मनमोहन अपने 15-16 साथियों के साथ चल पड़ा। पूरे उत्साह के साथ उन सभी ने अपना राष्ट्रीय गीत गाया और मनमोहनियत की छाप तक पहुँचा। भूमध्य सागर के एक स्थान पर अंग्रेजी और अमेरिकी जहाज गिरा था। वहाँ तक ब्राउन के सबमरीन बिना किसी संकट से पहुँच गए। तुर्की के दर्रा दानियाल के पीछे वाले समुद्र में तुर्की का वह ड्रेड उपद्रव करने के बाद जा चुका था। वहाँ ब्राउन को पहुँचना था। अपने मित्र जहाजी बेड़े से विदा लेकर ब्राउन तुर्की के दर्रा दानियाल के ऊपर कुछ दूर तक वह समुद्र के ऊपर गया। जब देखा कि परिस्थिति निरापद नहीं है, तब नौका को पानी के नीचे कर दिया और एक दिन वह दर्रा दानियाल के मुहाने पर पहुँचा। यहाँ समुद्र कम गहरा था। बीच में जलमग्न पहाड़ियाँ थीं जिनकी चोटियों पर पानी 25-50 फीट तक गहराई का था। उसकी गहराई में होकर कि सबमरीन पकड़े गए। ब्राउन सावधानी के साथ इन पहाड़ियों में चली चली चक्कर काटता हुआ दर्रा दानियाल के ठीक मुहाने पर पहुंचा। यहाँ सुरंगों के तारों का जाल फैला हुआ था और सबमरीन की ऊपरी धुवेलिया में कसे लोहे के लंबे लंबे कीड़े लगे हुए थे। एक तार में भी सबमरीन की सुरंग फंसी और सबमरीन तथा उसमें बैठे हुए चालकों के टुकड़े टुकड़े। सबमरीन अत्यंत सावधानी के साथ चलाई जाने लगी, मानो फूंक फूंक कर कदम रख रही हो। फिर भी एक कील सुरंग के किसी तार से जा उठी। समुद्र एक क्षण के लिए भीतर जहाँ से तहाँ रोकी। सुरंग के तार से कीले को सुलझाकर सबमरीन कछुए की धीरे धीरे आगे बढ़ी। नौका दर्रा दानियाल के भीतर घुसी। दर्रा सकरा है, उसके पीछे एक विस्तृत समुद्र है। नौका ने दर्रा पार कर लिया और समुद्र में पहुंच गई, अर्थात इतनी कठिनाइयों होते हुए जो वहां पहुंचे। ब्राउन और उसके साथी आनंद मग्न थे। ब्राउन ने कहा, बस अब ड्रेडनॉट का पता लगाना है। कुछ दुनिया निकट ही है, उसी के बंदरगाह में कहीं होगा, पता लगाओ। मातृभूमि की जय। उन सभी ने उत्साह के साथ जय जयकार किया। जिस इंजीनियर के हाथ में दूरबीन थी उसने पता लगाकर बताया, यहाँ से मील 1.25 मील की दूरी पर ही है हमारा सौभाग्य। ब्राउन ने भी देखा, तुर्की की वह ड्रेडनॉट राजधानी के बंदरगाह पर स्थित थी। झंडा लहरा रहा था, परंतु उसकी बड़ी बड़ी तोपें गोले उगलने के लिए तत्पर थी। ब्राउन ने अपने सबमरीन का मोटर ठीक किया, टारपीडो जल पर से चलाया जाने वाला विस्फोटक संभाला और आदेश दिया, दागो। सबमरीन समुद्र की सतह पर आई। इंजीनियर उसके सिर पर टारपीडो गोला छोड़ा, भीतर बिजली का बटन दबा और टारपीडो तीव्र गति से ड्रेडनॉट की तीव्र छूटा। यह सब थोड़े से सेकंडों में हो गया। जब सबमरीन सतह पर आई, ड्रेडनॉट की दूरबीन वाले ने इसे देख लिया और परख लिया था कि सबमरीन किसी तत्व की है। ड्रेडनॉट की तोप ने एक गोला छोड़ा, परंतु ब्राउन की सबमरीन अपना टारपीडो छोड़कर जलमग्न हो गई। ड्रेडनॉट की तोप कबाड़ खाली गया। उधर ब्राउन का टारपीडो ड्रेडनॉट की छाती पर गया। भयानक विस्फोट हुआ, बड़ी जोर की घाय और बहुत धुआं तथा आग की लपटें, फिर कई धमाके हुए। मिनट बाद ब्राउन ने अपनी सबमरीन में से दूरबीन द्वारा देखा कि तुर्की के ड्रेडनॉट का नामो निशान तक नहीं बचा। ब्राउन और उसके साथियों ने हटमट होकर अपना राष्ट्रीय गीत गाया। सब ड्रेडनॉट के नष्ट करने के प्रयास में यदि मारे भी जाते तो चिंता न थी, परंतु अब उन सभी को अपने अपने प्राण जाने के लिए यहाँ से भागने की चिंता हो। ब्राउन के सहायक नायक ने कहा, यहाँ से तुरंत चल जाना चाहिए। ब्राउन ने दृढ़ता के साथ प्रतिवाद किया, कदापि नहीं, यहीं पड़े रहो। तुर्की का बेड़ा हमारी गोद में इधर उधर सब जगह करेगा, केवल यहाँ नहीं करेगा, क्योंकि उसे विश्वास होगा कि हम बचने के लिए अविलंब भाग। उसके साथी मान गए। सबमरीन वहाँ जलमग्न पड़ी थी। संसार भर के पत्रों में समाचार छपा कि तुर्की का ड्रेडनॉट नष्ट हो गया है और उसके साथ ही ब्राउन की सबमरीन भी समाप्त हो गई है। ब्राउन के घर में कोहराम मच गया। पूरा देश ब्राउन और उसके साथियों को श्रद्धांजलि देने लगा कि उन्होंने काम तो किया है देश के लिए कि उस ड्रेडनॉट को नष्ट कर दिया, जिसका सभी को इंतजार था। लेकिन बाद में खबर आई कि वो सबमरीन भी नष्ट हो गई। तो उसकी माँ और पत्नी के आंखों के ऊपर बार बार यह वाक्य कहने लगा, 13 तारीख और शुक्रवार का दिन बहुत मनोहर होते हैं, अर्थात मेरे पति भी उसी में मारे गए, मेरा पति भी उसी में मारा गया है। कई घंटे वहीं पड़े रहने के उपरांत ब्राउन ने अपनी सबमरीन सावधानी के साथ धीरे धीरे
और एक दिन वह अपने साथियों सहित भूमध्य सागर अंग्रेजी अमेरिकी बेड़े के सामने समुद्र तल के ऊपर बल मरी लिए जा पहुंचा। हास्य के अनेक घोषों के द्वारा उनका स्वागत किया गया। इंग्लैंड पहुंचने पर ब्राउन को विक्टोरिया क्लास व्यक्त किया गया। घर पहुंचा तो सारा वातावरण आनंद से खिलकता हुआ पाया। अर्थात सब सोच तो किसी को मर चुका है, लेकिन जब जिंदा लौटा तो सभी लोग प्रसन्न हो गए। अब सुनाऊंगा तुम्हें कहानी। ब्राउन ने बच्चों को बार बार हैडर से लगाकर आश्वस्त किया। उसकी माँ बोली, इन्हें यह जरूर समझाना कि 13 तारीख और शुक्रवार का दिन या परमात्मा का रथ कोई भी नहीं पढ़ने के लिए मनोहर नहीं होता। अर्थात जो लोग सोचे हुए थे कि 13 तारीख बहुत ही और शुक्रवार का दिन बहुत ही मनोहर होता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। अर्थात जो वीर या पुरुषार्थी मनुष्य होते हैं वो अपने पराक्रम द्वारा स्वयं भारत का निर्माण करते हैं। कभी सोचा भी नहीं था कि इतनी टूटी फूटी सबमरीन से भूमध्य सागर में अटके हुए इतने बड़े पोत को नष्ट करना, लेकिन फिर भी उसने हिम्मत नहीं आई। तो सबमरीन से कीलें निकली, जगह जगह टूटी, उसे ये भी विश्वास नहीं था कि वहाँ तक पहुँच पाएगी नहीं। फिर भी उसकी मरम्मत करके साथियों को लेकर वो वहाँ पहुँचा और छिपादा उसके पास पहुँचा। और जब देख लिया सामने वो आ गया है जलपोत, तो उसने अपनी सबमरीन को ऊपर उठाया और एक तारपी को दाग दिया। जब वो तारपी को दाग रहा था तो उस पोत के संचालक ने, जो दूरबीन से उसे देख रहा था, सबमरीन को देख लिया। तो वो समझ गया कि ये शत्रु की सबमरीन है। उसने उसे नष्ट करने के लिए गोला दागा, लेकिन तब तक क्या हुआ, सबमरीन पानी के नीचे पहुंच गई, अर्थात पानी के नीचे पहुंच गई, जिससे उसका वार खाली गया। लेकिन इनका गोला सटीक जहाज पर लगा और बड़ी जोर की आवाज़ हुई। इसके बाद कई आवाज़ हुई। क्यों? क्योंकि उसमें भी गोला बारूद भरे हुए थे। जब वो फटा तो गोला बारूद से फटे, आवाज़ें हुई और पूरा जहाज नष्ट। इनके साथियों ने कहा कि चलो यहाँ से तुरंत भाग जाएं, नहीं तो सब हम खोजते हुए आएंगे। तो कप्तान ने कहा, नहीं, हम लोग यहीं रुकेंगे कुछ देर। क्यों? बोले शत्रु सोचेंगे कि सबमरीन यहाँ वहाँ भाग कर गई, लेकिन यहाँ नहीं खोजेंगे, क्योंकि उन्हें मालूम है यहाँ से हमने आक्रमण किया है, तो यहाँ से ये होगी नहीं। तो उसका बात सभी ने मानी। तो दुश्मन के जहाज इधर से उधर ढूंढते हुए उन्होंने सोचा कि वो तो निकल चुकी है, उन्हें प्राप्त नहीं हुई। कुछ दिनों बाद ये वहाँ से निकला, धीरे धीरे इंग्लैंड के वहाँ पहुँच गया, अमेरिका के जहाज से। वहाँ से कुछ दिनों बाद अपने घर पहुँचा। और यहाँ घर वाले सोच रहे थे कि लगता है वो जहाज को तो नष्ट किया, लेकिन उसके साथ वो भी मारे गए, क्योंकि उनका अभी तक कहीं पता नहीं। तो बेचारे कह रहे थे कि 13 तारीख और शुक्रवार का दिन बड़ा मनोहर है, और इसी मनोहर दिन वो गए थे, इसलिए इस कारण का जीवित लौटना बहुत मुश्किल। लेकिन जब ये इंग्लैंड पहुंचा और वहाँ से अपने घर पहुंचा, तो पत्नी, माँ और बच्चों की प्रसन्नता दुगनी हो गई। क्यों? क्योंकि उसे 13 तारीख और शुक्रवार का दिन मनोहर माना। लेकिन जब उन्होंने जीवित देख लिया, तब उसने कहा कि ये जरूर जाना कि 13 तारीख और शुक्रवार का दिन या परमात्मा का रचा हुआ कोई भी दिन पराक्रमी के लिए मनोहर नहीं होता। जो पराक्रमी व्यक्ति होते हैं उनके लिए सभी दिन बराबर होते हैं, कोई भी दिन मनोहर नहीं होता। वो अपने पराक्रम से सभी जगह विजय प्राप्त करते हैं। और इसी के साथ ये पाठ समाप्त होता है। इसकी एक्सरसाइज बाद में बता देंगे। कृपया तैयार एक्सरसाइज जो भेजेंगे उन्हें लिखना है और अच्छी तरह समझना है, क्योंकि आपकी टेस्ट भी होने वाली है। धन्यवाद।